नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। बंगाल में हर बीतते दिन के साथ चुनाव का तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची कर रही हैं, वहीं नेताओं की तरफ से लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी जा रही। टीएमसी के एमएलए हमीदुल रहमान एक चुनावी रैली में साफ कहते सुने गए कि जिन्होंने टीएमसी छोड़ी है, चुनाव के बाद उन्हें देख लेंगे। बीजेपी ने इसे चुनाव बाद हिंसा की धमकी का मुद्दा बना दिया है और मामला चुनाव आयोग के सामने उठाने का मन बना लिया। उधर नंदीग्राम के मुकाबले के लिए ममता और शुभेंदु अधिकारी दोनों कमरकस हैं। ममता अपना पर्चा दाखिल करने की तैयारी में है, वहीं शुभेंदु ने कहा कि मैं उन्हें नंदीग्राम में जरूर हराऊंगा। इस बीच दावा टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी किया। उन्होंने कहा बीजेपी बंगाल में 100 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी। तो आज का दंगल शुरू करें, बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। उसके पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट बंगाल की राजनीति पर दिखा देते हैं। टीएमसी के एमएलए हमीदुल रहमान है, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। उनके कहने का लब्बो-लुबाब है कि जिन्होंने दीदी का साथ छोड़ा वो चुनाव बाद अंजाम भुगतने को तैयार रहे। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। हमीदुल रहमान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कई नेता टीएमसी से बीजेपी में आए। पश्चिमी मिदनापुर में मंच पर ही उठक बैठक लगा रहे ये हैं सुशांत पॉल, जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। सुशांत पॉल के मुताबिक उन्होंने उठक बैठक कर उन पापों का प्रायश्चित किया है जिसे उन्होंने टीएमसी में रहते हुए किया था। सुशांत पॉल की राजनीति की उठक बैठक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई। शुभेंदु कभी ममता के बड़े सिपाही थे, अब नंदीग्राम से ममता को ललकार रहे हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। 2016 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता के नाम पर चुनाव लड़े थे। अब की बार ममता उन्हें हराने का दम भरकर नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ने वाली है। इस बीच टीएमसी के नेताओं और रणनीतिकारों का दावा है कि बीजेपी चाहे जो भी हाथ पैर मार ले, दीदी के सामने बंगाल में उन्हें पछताना ही पड़ेगा। हर तरह प्रलोभन है उनके, जाना है, गणतांत्रिक प्रथा है, उनको जाना है, जाइए। लेकिन उनको मैं कह सकता हूं, जिस दिन आप चले गए ना, इस पार्टी के सिंबल और ममता बनर्जी जब आपको पीछे से हट गए ना, आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। आपके जो एग्जिस्टेंस है ये पार्टी के वजह से थी, ममता बनर्जी के वजह से थी। ये उनको समझ में उस समय नहीं आया, आज उनको समझ में आ रहा है जब जीरो हो गया। मुझे लगता है बाद में पलट जाओगे। तो ये तो बहुत बार मैंने भी देखा है, हमारी 150 सीटें आएंगी, 200 आएंगी। राहुल भाई आप लिखा के रख लो, नहीं आएंगी तो मैं फिर से इंटरव्यू नहीं होगा और एंड में गायब हो जाता है। ऐसा है, मैं तो कोई सिक्योरिटी लेके घूमता नहीं हूँ, अपना फोन खुद उठाता हूँ। आप मुझे उस दिन फोन करके लाइव कर लेना, बताना कि भाई बीजेपी के आगे 100 से ज्यादा या आप बंगाल हार गए, आर यू क्विटिंग और नॉट, एंड ऑन दैट डे आई विल से दैट आई विल स्टैंड बाय। आई विल होल्ड यू टू दैट। एब्सोल्युटली, प्लीज होल्ड, प्लीज। हाउ? बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है, इसीलिए इस बार आर पार की लड़ाई हो रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ अपरूपा पोद्दार हैं, वो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से और प्रवक्ता हैं पार्टी के। हमारे साथ शुभांकर सरकार हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी कुछ मिनट के बाद डिबेट का हिस्सा बन पाएंगे, उनकी तरफ से जानकारी आई है। सबसे पहले अपरूपा जी, आपके सहयोगी टीएमसी के एमएलए
रैली में कह रहे हैं कि जो टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं उनको देख लेंगे। ये देख लेंगे का उधर बंगाल में कुछ और मतलब होता है क्या? क्योंकि उत्तर भारत में तो इसका मतलब बड़ा सीधा माना जाता है। रोहित जी, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। रोहित जी, देखिए, हमारे जो बंगाल में अभी सिर्फ बंगाल में नहीं, 5 राज्यों में ही चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में सब अपने अपने भाषण दे रहे हैं। उसी तरह हमीदुल भाई भी अपना इलाका में कोई भाषण को रखा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के वो एक कार्यकर्ता है और एक एमएलए हैं और सबसे बड़ा बात है कि देखिए उन्होंने जो बात कहा है, उन्होंने कहा है कि जो तृणमूल छोड़ के, मतलब अचानक ठीक इलेक्शन के 1 महीना या 15 दिन पहले ये लोगों को लग रहा है कि तृणमूल में हम लोग ये मामाटी मानुस पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, यहाँ पर हम लोग कोई सांस नहीं ले पा रहे, किसी का सांस फूल रहा है, इस तरह का जो बीमारी जो लोग चोट चुट्टा है, जिसको समझ में आ गया कि अब दीदी इनको टिकट नहीं देने वाले, ये लोग जाके दूसरा खेमा में जाके नाम लिखा रहे। वेल एंड गुड। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये किसी का अधिकार है और हम ये अधिकार नहीं छीनेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा कि बंगाल का जनता जब 2011 में ममता बनर्जी को जिता के लाए थे, तो यही ममता बनर्जी का चेहरा देखकर ये लोग जीत कर आए थे, जो भी आज दूसरा पार्टी में गए। आज अचानक जब ये लोग दूसरे पार्टी में स्विच ओवर कर गए हैं, वो पार्टी जो देश हित में तो कुछ काम किए नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए, अच्छे दिन के वादे दिखा के आदमी को रुलाए हैं, तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वोट के बाद जनता इस चीज का जवाब दे देंगे, मतलब गणतांत्रिक पद्धति से जनता इसका जवाब देंगे। आज बताइए, आज बैंक वाला के पास अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि बैंक वाला जो है अब चाय बेचेगा, क्योंकि चाय वाला अब देश का बैंक बेच दे रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल का आपका दाम कहां पर पहुंच गया है? तो बताइए, जब पेट्रोल और डीजल सेंचुरी में पहुंच गए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के नाम पे स्टेडियम को रखा जा रहा है। आज बताइए, आज हमको समझ में आया कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया नारा क्यों लगाए थे। इसका पूरा स्पष्ट है कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि देश से उजाला गैस को हटाओ और फिर से चूल्हा में आ जाओ। यही मेक इन इंडिया का कैंपेन आ गया है। तो बंगाल का जनता जो है, आने वाले दिन में जो लोग स्विच ओवर किए हैं उनको बता देंगे कि आपने कितना बड़ा दल के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो है और बंगाल के जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। ये बात है। और आपने एक राजनेता के तौर पे, आप सांसद हैं, क्योंकि उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि देख लेंगे का मतलब यह है कि जनता देख लेगी, ठीक है, उनको चुनाव में हरा देगी। लेकिन एक डेटा है जो कि गृह मंत्रालय ने शेयर किया है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर, और वो डेटा ये कहता है जून 1 से दिसंबर 31 के बीच में साल 2019 में कुल 61 लोग मारे गए हैं बंगाल में राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 35 बीजेपी के हैं और 22 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। 2020 में अब तक 57 लोग मारे गए हैं राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 27 बीजेपी के हैं और 25 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। पूरा डेटा विस्तृत हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब आप बोल रही हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि जब कोई नेता जाके भीड़ में बोलता है कि देख लेंगे, उसका नतीजा यह नहीं होता कि 27 उनके 25 आपके मारे जाते हैं, और तब भी आप अपने नेता के ऐसे बयान को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो बंगाल के प्रेसिडेंट है और एक माननीय सांसद दिलीप घोष, वो तो खुद वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं। उनका कार्यकर्ता सायंतन बसु और दिलीप घोष क्या कहते हैं कि पुलिस को देख लेंगे। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग अपने हाथ में लेने का बात कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि वो सबके लिए है। अब वो कहते हैं, अब सायंतन बसु कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस थाना को जला देंगे, पुलिस स्टेशन पुलिस वाले को देख लेंगे। इस तरह का वायलेंस भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता फैला रहे। आप बताइए कि मुर्शिदाबाद में 2019 में मुर्शिदाबाद में एक तो घर में 3 फैमिली मेंबर मर गए, वो आरएसएस के थे। बाद में ये बात पता चला कि उनके रिलेटिव ने कहा है कि ये किलिंग कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, और पुलिस रिपोर्ट भी ये कहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रह गया मालूम है? बंगाल में कोई भी मर जा रहा है, बस उनको जाके भारतीय जनता पार्टी का एक फट्टा लगा दो और कह दो कि हमारे कार्यकर्ता है।
अरे ये क्या मतलब है? किसी का भी मौत, तो इसका मतलब जो 25 आपके कार्यकर्ता मरे हैं उसमें भी ऐसे ही पट्टा डाल दिया गया है? नहीं, जिनको हम कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता थे, आपने पट्टा डाल दिया जाके कि लाश पड़ी है तो हम पट्टा डाल देते हैं उसमें? अरे वो तो हमारे मेंबर थे, ये चीज देखिए, हमारे मेंबर थे वो। अच्छा, आपके यहाँ से मरे तो मेंबर है, उसके यहाँ से मरे तो लावारिस है? नहीं नहीं नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे। देखिए, हम एक तो एग्जाम्पल दिए, हम आपको 2019 का मुर्शिदाबाद के सैकड़ों, हमारे बताइए, हमारे खुद के एमएलए सत्यजीत विश्वास को किस तरह ये लोग मारे हैं। अपरूपा जी, मैंने तो सामने आपके डेटा रखा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये देश की एजेंसियों का डेटा है। गृह मंत्रालय अगर कोई डेटा रख रहा है तो वो राज्य सरकार से ही उन्होंने हासिल किया होगा, आपकी अपनी एजेंसियों से हासिल किया होगा। अगर आपकी अपनी एजेंसियां इस बात को स्वीकार करती हैं कि 25 आपके, 27 उनके मारे जाते हैं, 61 में 50 उनके, 35 11 आपके मारे जाते हैं, 35 बीजेपी के, 22 टीएमसी के मारे जाते हैं, तो ये कहना कि लाश के ऊपर पट्टा डाल देते हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति में कम से कम हम इतना ज्यादा संवेदनहीन नहीं होना चाहिए? देखिए, कोई तरह का भी मृत्यु बहुत दुखजनक बात है। आज हमारे बंगाल में हमारे एमएलए को मार दिया जा रहा है, हमारे मंत्री जाकिर हुसैन पर किस तरह ये लोग प्री प्लानिंग करके, क्योंकि उनको उनके ऊपर प्रेशर था कि आप बीजेपी, तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आ गए। जब वो ये चीज को मानने पर तैयार नहीं हुए, उनको रेलवे स्टेशन पे किस तरह बॉम्बिंग से उनका जान जा सकता था। एक आदमी वहां पे स्पॉट डेथ हो गया। तो रेलवे किसके अंडर में पड़ता है? रेलवे भारतीय सरकार के अंदर में पड़ता है। अब बताइए, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी एक मंत्री जब जा रहे तो क्यों नहीं ये चीज रेलवे ध्यान? अगर रेलवे स्टेशन पर हादसा हो रहा है या दुर्घटना हो रही है या हमला हो रहा है, वो रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है, तो पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां हत्याएं हो रही हैं राजनीतिक तौर पर, क्या वो पश्चिम बंगाल की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? आप मानती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है बंगाल का? जो जहां भी कोई भी बम लेके चला जाता है, किसी की रैली में फोड़ देता है, किसी पे अटैक कर देता है, किसी को मार देता है। आप हमको एक तो भी बताइए कि किसी का रैली में बंगाल में बम, देखिए अभी कल आप ही के अपने नेता की रैली में धमाका हो गया, आप भी जानती हैं इस बात को। आपके अपने नेताओं को भी चोटें आ रही हैं, ऐसा नहीं है। और यहां तक कि पत्थरबाजी, घेर के मारना, इसकी तस्वीरें तो टेलीविजन पर सबने देखी है। अपरूपा जी, कोई नई चीज नहीं है वो बंगाल में। देखिए, जो तृणमूल के छाटा हुआ नेता लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, वही लोग ये हिंसा कर रहे हैं। तो पहले वो आपके लिए ये करते थे जो वहां जाके ये कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, क्योंकि जो है उनकी मास्टरी है क्या इसमें? उनकी मास्टरी है जो बीजेपी वाले ये करवाते हैं उनसे। बीजेपी और न्यू बीजेपी में अभी लड़ाई हो रहा है, तो ये चीज को इस तरह वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं शुभांकर दादा के पास जाऊं, उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु जी, वो कह रही है एक कि जो उनके विधायक ने कहा कि चुनाव बाद देख लेंगे, उसके राजनीतिक मतलब है, जैसे आप लोग कह देते हैं अमूमन अपने नेताओं के बयानों पे कि जनता देख लेगी, वो तय करेगी इनका भविष्य क्या करना है। और दूसरा, वो कह रही है कहीं भी लाश देखते जाके उसके गले में आप लोग पट्टा डाल देते हैं कि ये तो हमारा आदमी था, जबकि ऐसा होता नहीं। देखिए, देख लेंगे के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि आजकल राहुल गांधी जी बहुत मुहावरों में बोल रहे हैं ना, तो देख लेंगे के लिए सिर्फ एक ही वाक्य बोलूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सबको समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहा। दूसरी बात, दुखद हत्याओं के ऊपर जो यह बात कही गई कि हमने पट्टा डाल दिया, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपका यह कहना है कि उन लोगों का भाजपा से कोई मतलब नहीं था, तो आपकी सरकार है, जितनी संख्या अभी रोहित जी ने गिनाई, कितनों को आपने कोर्ट से सजा करवा दी? नंबर 2, कितनों को आपने कोर्ट में नहीं सजा करवा पाए पर चार्जशीट करवा दिया? नंबर 3, चार्जशीट नहीं करवा पाए, कितनों में चार्जेस फ्रेम कर दिए? नंबर 4, चार्जेस भी नहीं फ्रेम कर पाए, कितनी गिरफ्तारी की बता दीजिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, पर आप कितने आत्मविश्वास से कह रही हैं कि नहीं साहब हमें पता, मतलब जांच एजेंसी तय करेगी कि किसने हत्या की, किस हत्या का उद्देश्य क्या था। परंतु यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आकर स्वयं कहने लगते हैं, इससे साफ हो जाता है कि हत्या के पीछे राजनीति थी और हत्या के बाद वही राजनीति उसको बचाने का, दबाने का, छुपाने का और तथ्यों को भटकाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जो बंगाल में स्थिति है, फिर उसी पे आ रहा हूं, देख लेंगे तो अब जनता देख रही है और वो किसको किस रूप में राजनीतिक दृष्टि से देखेगी, ये सब कुछ मेरा मानना है 2 मई को दिख जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपको नहीं रखना चाहिए, और अगर जरा भी संशय होता
तो आप यूं समझ लीजिए कि ममता जी तो अपना चुनाव का क्षेत्र भी बदल रही हैं, समस्या उनके यहां आ रही है। जब नेताओं में यह भगदड़ है तो मतदाताओं में क्या भगदड़ होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं, लेकिन और जिस प्रकार के लोगों की सपोर्ट अभी तक तो वो लोग ले रहे हैं। अभी तक तो औपचारिक ऐलान हुआ नहीं ममता बनर्जी के सीट बदलने का, अभी तो ऐलान होना बाकी है, पहली चीज। दूसरा, आप देख लेंगे से इतने नाराज हैं, लेकिन दिलीप घोष के बयानों को आप जस्टिफाई करते हैं बैठ के। दिलीप घोष ने एक नहीं कई ऐसे बयान दिए जिस पर आपकी पार्टी को आगे सफाई देनी पड़ी, और आपने कहा कि नहीं हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष का दर्द अगर बोल रहा है तो। देखिए, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। यह बताइए, इस समय कोई और दूसरा राज्य बताइए बंगाल में कोई भी दल सत्ता में हो। अनेक राज्यों में हम सत्ता में हैं, अनेक राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, अनेक राज्यों में दूसरे दल सत्ता में है। राजनीतिक हिंसाओं की ऐसी श्रृंखला क्यों नहीं है किसी दूसरी जगह? एक केरल में दिखती है और एक यहां दिखती है। आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में उतने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जितनी हत्याएं होती उनसे ज्यादा यहां होती, और यहां दशकों से चल रही। क्यों हो रहा है भाई? इस बात का जवाब चाहिए। इसलिए वो एक प्रकार की परिस्थिति है जो बंगाल में बिल्कुल अलग है। हमारा कांग्रेस से भी तो मुकाबला है बगल के राज्यों में। क्यों नहीं उड़ीसा में यह होता, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में यह होता कि राजनीतिक हत्याएं होती हो? प्रश्न तो तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा? गुजरात में, राजस्थान में राजनीतिक हिंसाएं क्यों नहीं होती? राजनीतिक विरोध है, विरोध करेंगे, सब कुछ रहेगा, परंतु यह राजनीतिक हिंसा की संस्कृति जो वामपंथी दलों ने शुरू की थी, और वामपंथी दलों का जितना उपद्रवी, हिंसात्मक, बवालिया एलिमेंट था, सबका सब टीएमसी में आ गया। और ठीक वही संस्कृति जिससे ममता जी लड़ी थी, जिसके लिए ममता जी हम लोगों के साथ थी, तो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट के गुंडों ने उनको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। यदि उन्हें आभास होता कि वो जीवित है, शायद पुलिस उनको छोड़ के नहीं जाती। इतना उनके साथ हिंसा की थी, और तब लेफ्ट ने भी यही कहा था कि ममता जी नाटक कर रही हैं। आज अपरूपा जी बताएं, क्या ममता जी उस समय नाटक कर रही थी? और यदि ममता जी को वास्तविक पीड़ा थी, तो आज के कार्यकर्ताओं की हत्या की पीड़ा के प्रति इस प्रकार की बात कहना क्या संवेदनहीनता नहीं है? नहीं सुधांशु जी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है। वो कहती हैं जो हमारे यहां से इनकी पार्टी में गए हैं उनसे ये लोग हिंसा करा रहे हैं। आप कहते हैं जो लेफ्ट से इनकी पार्टी में काडर भर्ती हो गया वो हिंसा करने का काम कर रहा है, इसलिए बंगाल में ऐसी हिंसा। शुभंकर दादा, क्यों हिंसा होती है बंगाल में इतनी? और आज से नहीं, हमेशा से क्यों? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आप ये जो तृणमूल कांग्रेस और जो बीजेपी भाजपा ने मिलके बंगाल का जो स्थिति था उसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस ममता दी को गद्दी से हटाने के लिए, तृणमूल को हटाने के लिए हमेशा कांग्रेस लेफ्ट आवाज उठा रहा है। आज बीजेपी भी उसका साथ साथ आवाज उठाता था, जे नहीं ममता दी को जाना है। ये बात जनता तैयार करेगा किसको लेके आना है। बट एक चीज जो कांग्रेस बोल रहा था, टीएमसी सीपीएम पार्टी बोल रहे थे, लेफ्ट बोल रहा था, भाजपा भी बोल रहा था, टीएमसी पार्टी में गुंडागर्दी भर गया है, टीएमसी पार्टी उन्होंने करप्शन बहुत कर रहा है। आज देखिए ऐसा स्थिति हो गया, टीएमसी पार्टी में जो लोग गुंडागर्दी कर रहा था, जो लोग वोट लूट किया गया था, जिधर वोट देने के लिए पंचायत में जनता वोट देने के लिए उसका मौका नहीं मिला था, जिन्होंने ज्यादा करप्शन किया, खुला आम से पैसा लिया, वो लोग अभी बीजेपी पार्टी में है। सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बताएंगे? जब बंगाल को सुधारने के लिए, बंगाल को आज उन्होंने सोनार बंगला बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने बंगाल से दूसरी राज्यों का जो आज एग्जाम्पल दिया, उन्होंने यूपी का हाथरस का वो लड़की का पिता क्यों खून हो गया? योगी आदित्यनाथ जी आके भाषण दे रहा है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सेंटर का उन्होंने भाषण दे रहा है। आज मैं बंगाल का जनता चाहता है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और जो एलपीजी गैस का दाम क्या होगा, बेकार युवक का क्या होगा, नौकरी कहां से मिलेगा, भोजन कहां से मिलेगा। देश का ऐसा स्थिति में ये लोग खाली मीडिया में इनको तस्वीर दिखाने के लिए हर रोज गुंडागर्दी के लिए ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहा है। ये बोल रहा है देखो ममता को वोट दो, और वो बोल रहा है नहीं तो मोदी को वोट दो। ये दोनों का जो क्लैरिटी है ये बंगाल का जनता को पता हो गया। मैं ही पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई ऐसा मशीन है, ऐसा क्या तरीका है जो लोग गुंडागर्दी कर रहा था तृणमूल कांग्रेस का, सबको जो आदमी थे, मेरे को बताइए। मैं एक बात जो लोग खून कर रहा था। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछूं।
आप वहां केरल में लेफ्ट को गाली देते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यहां लेफ्ट के साथ आप गठबंधन करते हैं, उनके लिए पैरवी करते हैं, उनके लिए रैलियां करते हैं, तो जनता आपसे भी तो सवाल पूछेगी ना कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसा डबल स्टैंडर्ड है भाई? सुना ही नहीं गया। नहीं सर केरल में और एक बार बताइए, केरल में आप लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेफ्ट को गाली दे रहे हैं, यहां बंगाल में लेफ्ट के साथ आपका गठबंधन है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है फिर? अरे रोहित जी, आपको आप भूल गया है, क्यों नहीं उठा रहे हो? JNK में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? महमूद मुफ्ती का साथ क्यों गवर्नमेंट बनाए थे? सुधांशु जी की उत्तर दे देगा। अरे सर उसी उत्तर को देते देते तो सरकार चली गई इनकी, उसी उत्तर को देते देते इनकी सरकार जा चुकी वहां पे। आज की तारीख की बात हो रही है ना सर, आप एक राज्य में उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, दूसरे राज्य में उसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं हम पाक साफ हैं। मानिए ना कि आप भी इन्हीं के जैसे हैं, जैसे आरोप इन पे आप लगा रहे हैं वैसे आप पे भी है। दो चीज नहीं, आप गुस्सा, आप क्यों? मैं तो खुला आम में चुनाव में लड़ रहा हूं केरल में, सबको पता है। जो लेफ्ट का खिलाफ में लड़ रहा हूं, इधर लेफ्ट का साथ लड़ रहा हूं, जनता तैयार करेगा। तो मतलब विचारधारा का कोई मसला नहीं है ना यहाँ पे? बीजेपी का क्यों? विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है ना यहाँ पे? अरे क्या विचार मानते हैं ना? अरे भाई आप कि जिसका कंधा मिल जाए वहीं बैठ जाना है बस। ठीक है, कांग्रेस जब करेगा विचारधारा खराब है। अरे भाई अगर जम्मू कश्मीर में उन्होंने गलत किया तो महाराष्ट्र में आप भी तो उसी शिवसेना के साथ आए ना, जिसे आप गाली देते थे, और चुनाव से पहले आपका कोई गठबंधन नहीं था उसके साथ, जिसे आप सांप्रदायिक कहते थे, जैसे ये महबूबा मुफ्ती के खिलाफ थे। महाराष्ट्र में आप आए ना उसी शिवसेना के साथ। जनता तो मेरा सीधा सवाल शुभांकर जी ये है, विचारधारा नहीं है ना इसका मतलब? चुनाव का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, भाजपा जो देश को बेच रहा है, इसको रोकने के लिए आप किसी के भी साथ जाएंगे? हिंदुस्तान में कोई सिद्धांत ले सकता है, जनता वो सिद्धांत ले सकता है। क्यों? ये लोग डिमोनिटाइजेशन में सबसे ज्यादा करप्शन किया, GST को ऐसा लागू किया जो जनता का परेशान आ गया। गठबंधन पूछा तो आप GST चले गए। ये लोग देश को ऐसा चला रहा है, चीन क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के नेता आपको विरोध कर रहे हैं, सीनियर नेता आनंद शर्मा जैसे, ये कहते हुए कि आप किस किस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा का कोई मोल है कि नहीं है? आप ही के नेता बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके नेताओं ने सवाल उठाए। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, कांग्रेस का अंदर में खुला आम से विचार विमर्श होता है, डिबेट होता है, जो वो डिबेट के जवाब में गुलाम नबी के नाम के पत्थर लग रहे हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में, पोस्टर जलाए जा रहे हैं उनके। डेमोक्रेसी है, हमारा डेमोक्रेसी है, वो दिख रही डेमोक्रेसी सर। आम आदमी का तरफ उनको घर में घुसा दिया नहीं है। ठीक है सर, हमारा पार्टी में डेमोक्रेसी है, ठीक है, दूसरी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, इसलिए आदमानी घर में घुस गया है। ओके, सुधांशु जवाब दे रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी आपके पास आता हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बात का फटाफट, फिर संगीत रागी और अपरूपा जी। बोलिए सुधांशु जी। बस 3 पंक्तियों में जवाब देता हूं। देखिए कितनी दुखद बात है कि कांग्रेस के भी तो कार्यकर्ता मारे गए हैं, मगर कांग्रेस के नेता उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। हमारे ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारे ही कार्यकर्ता नहीं मारे गए हैं, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, मगर राजनीतिक कारणों से। वो क्या आप कहना चाहते हैं? आपका कोई कार्यकर्ता नहीं मारा गया है, न केरल में न पश्चिम बंगाल में? तो फिर क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाते? हम तो आवाज उठाने को तैयार है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने जो बात कही कि केरल में ये साथ में है, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात कही, तो और कुछ मत करिएगा मान्यवर। आपके प्रधानमंत्री रहे हैं PV नरसिम्हा राव, उनकी किताब द इनसाइडर पढ़ लीजिएगा, कितनी डेमोक्रेसी है पता लग जाएगा। नेहरू के निजी सचिव से गांधी के निजी सचिव तक की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, कैसे निर्णय हुए सब पता लग जाएगा। अब आइए वर्तमान में, गजब का आपका भाई रंग बदलने की सियासत है। आप बंगाल में ISF के साथ हैं, यानी पीरजादा अब्बास के साथ हैं, सिद्दीकी के साथ, और पूरब में और पश्चिम में शिवसेना के साथ। ऐसा अद्भुत समन्वय आप ही कर सकते हैं। और दक्षिण में मुस्लिम लीग के साथ, वाह भाई वाह। और यहां पर केरल में लेफ्टिस्टों के भी साथ, और बंगाल में और केरल में लेफ्टिस्टों के खिलाफ, और दिल्ली में लेफ्ट और आप फिर एक साथ। तो साहब एक ही पंक्ति में कहता हूं समराइज करके, मुझे वो पंक्ति याद आती है रोहित जी, कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। आपका तो चोला हर दिशा में बदल रहा है, पूरब गए तो कुछ,
दक्षिण गए तो कुछ, चलिए, पश्चिम गए तो कुछ, उत्तर गए तो कुछ, मगर कितने भी चोले चढ़ा लीजिए, जनता आप समझने के। बंगाल की राजनीतिक गहमा गहमी पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सुशांता पॉल, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, मंच पर शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, ये कहते हुए कि तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए जो उन्होंने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित वो कर रहे हैं। तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशांत पॉल इनका नाम है और तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में। तो ब्रेक के पहले बात जहां छोड़ी, संगीत रागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर शुभंकर दादा बोलिए। संगीत रागी दादा नाराज मत होइए, आप तो बोल चुके, संगीत जी का नंबर भी नहीं आया पहले हाफ में। संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, अरे वो बात नहीं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा सुधांशु जी की बात का, मैं समझता हूं। संगीत रागी हो सकता है आपको कुछ और मसाला दे कि आपको उन पर भी कमेंट करने का मन करे। बोले संगीत रागी। देखिए हमीदुल रहमान जी ने ये नहीं कहा कि जनता देख लेगी, जैसा कि उनके टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम देख लेंगे। हम देख लेंगे यानी कि एक समाज और एक राजनीतिक पार्टी जो हिंसा में और पहले से संलिप्त है वो देख लेगी। आप जरा सेनवारी से के समय से 1970 में वर्धमान जिले से आप शुरू कीजिए, यही बात हुआ करती थी। वामपंथी पार्टियों से जो कोई भी विरोध करता था और उसकी पार्टी हट करके पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों की तरफ जाने की कोशिश करता था, वो अगले दिन वृक्ष के शाखाओं से लटका हुआ मिलता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। यदि कोई उदयन नंबूदरी की एक पुस्तक है, आप कोई इनमें से बहुत लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। बंगाल के अंदर वामपंथी पार्टियों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के एक नहीं कम से कम दर्जनों ऐसे हैं जिनको करप्शन के बारे में ज्ञान था, और जहां भी उन्होंने इसको उठाया अगले दिन उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो देख लेने की संस्कृति जो है वो बंगाल के लिए राजनीतिक हत्या का है, हिंसा का है। यानी कि यदि हम दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो ये जो भी शुभेंदु अधिकारी हैं, बाकी फलां लोग हैं, जितेंद्र तिवारी हैं, ये सारे लोग मारे जाएंगे, इनको पीटा जाएगा, इनके खिलाफ दंगे होंगे, इनके खिलाफ हिंसा होगी। ये बहुत साफ है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने सभ्य भाषा में कहा और मैं जरा उसे खोल करके ये बोल दे रहा हूं। इसका मतलब है कि बंगाल में दंगे होंगे यदि ममता बनर्जी जीत करके आती हैं, और दंगे किनके खिलाफ होंगे यह भी पता ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि दंगे किनके खिलाफ होंगे। आने वाले कौन है? शुभेंदु जी हैं। आने वाले कौन है? जितेंद्र पॉल हैं। आने वाले कौन है? जितेंद्र तिवारी हैं। तो दंगे कौन करेगा और दंगे किसके खिलाफ किए जाएंगे यह भी बहुत साफ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बात के लिए को तय कर चुकी है, और जैसा कि हम पहले से भी देख रहे हैं कि बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला जारी है। ठीक है। और जब तृणमूल कांग्रेस के लोगों की हत्या होती थी तो वामपंथी लोग यही कहते थे कि अरे ये तो नौटंकी कर रहे हैं, इनके ये लोग जो है वो कह देते हैं। कोई भी हत्या होती है तो तृणमूल कांग्रेस कहती है कि वो मेरे कार्यकर्ता है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जवाब दे रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आपकी बात का जवाब दे रही है। अपरूपा जी, जब ममता बनर्जी ऐसे ही परेशान होती थी लेफ्ट की राजनीति से, तो क्या वो नाटक करती थी? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं संगीत रागी जी का बात का जवाब देना चाहती हूँ। बंगाल गुजरात मॉडल नहीं होगा, गुजरात के जैसा दंगा। इसका मतलब ये आप नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि बंगाल में दंगा होगा। इस चीज को बहुत गंभीर से लेना पड़ेगा। बंगाल को गुजरात से आपने बदतर बना दिया है। आप ये देखिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कोई दंगे नहीं हुए। एक करके बोलिए संगीत जी, क्या है ना, संगीत जी क्या होता है स्काइप से जब आप कनेक्ट होते हैं, और आप 24 परगना के अंदर क्या हुआ सबको पता है, मिदनापुर में क्या हुआ सबको पता है, वर्धमान जिले में कितनी हत्याएं हुई सबको पता है। संगीत देखिए आप लोग एक करके वो बोले, फिर आप बोलिए। अरे मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो थे वो तो अभी आप ही के दल में चले गए, वो तो आप ही के दल में चले गए हैं। और सबसे बड़ा बात है जो सुशांत पॉल का बात जो हो रहा है वो कान पकड़ के इसीलिए
उठक बैठक कर रहे हैं क्योंकि जनता के पास उन्होंने जो गलतियां की है जनता के पास गलती मान रहे हैं। हाँ सुनिए एक तो बात, और आपसे हम ये नहीं सीखेंगे। ममता बनर्जी जिस हिसाब से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति रखे, आप लोग हर दिन एक तो नया नाटक करते हैं और हर दिन आप लोग बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है और ममता बनर्जी इसमें फिर वो सत्ता लेके आएगी और 2 मई को फिर मैं यहाँ तक में बैठ के आपसे बात करूंगी। दंगा शब्द से आपत्ति है, बात मत कहिए जो देश के हित ठीक है, आपको उनके दंगा शब्द से आपत्ति है, लेकिन वो कभी डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सकते हैं क्योंकि आरएसएस वाले से सीखना नहीं होगा कि देशभक्ति क्या है। नहीं यहाँ इस समय इस समय यहाँ कोई देशभक्ति नहीं सिखा रहा किसी को। यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं डेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं और डेटा ये कहता है 2018 में पंचायत पोल में 23 लोगों की हत्या हुई पोलिंग डे और उससे पिछली रात को। 2019 के लोकसभा चुनाव में 693 घटनाएं हुई हिंसा की, जिसमेमें 11 लोगों की हत्या हो गई। 1 जून से दिसंबर 31, 2019 में 852 घटनाएं हुई, 61 लोगों की मौतें हो गई हैं। 2020 में अब तक 663 घटनाएं हो चुकी हैं, 57 लोगों की हत्या हो चुकी है और जनवरी 1 से 7 तक 2021 में 23 घटनाएं हो चुकी हैं हिंसा की, जिसमें 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब इसके बाद क्या कहिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है बंगाल का? शुभंकर सरकार बोलिए अपनी बात, आप वेट भी कर रहे हैं बहुत देर से, बोलिए, फिर सुधांशु जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो हिंसा है इसको रोकना है जैसा भी हालत में। ये जैसा प्रशासन का काम है, अभी इलेक्शन कमीशन का काम है और हर पॉलिटिकल पार्टी का भी काम होता है, जो हिंसा को रोकना चाहिए। हिंसा कोई हालत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? जब प्राणहानि होता है, ये किसी का घर का लड़का लड़की कोई ना कोई मर जाता है, ये दुख की बात है, इसको रोकना चाहिए। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं, जे देखिए, आप जितेंद्र तिवारी जी का नाम किया है, आपका साथ सुनिए, आप फिर आवाज बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई उनको बोलने दीजिए। संगीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोले ना, वो वेट करते रहे केवल अपना नंबर आने मुश्किल है। उन्होंने केवल हाथ उठाया संगीत जी, नहीं वो बीच में बोल सकते थे आपके चाहते तो, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया, इंतजार किया अपना नंबर आने का। अब वो बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आपको पसंद नहीं आए फिर टिप्पणी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए। बोले शुभांकर। रोहित जी ये उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो इनके कार्यकर्ताओं को मारते थे और ये कह रहे हैं, आज अभी ज्ञान दे रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें आपत्ति नहीं है अपने कार्यकर्ता की हत्या के साथ खड़े होने में, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर वो लेफ्ट के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, उन्हें आपत्ति नहीं है, तो आपको क्यों आपत्ति है? शुभांकर जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनका काम है, ये चीन जैसा हिंदुस्तान में घुस गया ना, इंडियन टेरिटरी को पकड़ लिया है। ऐसा में फिर बीजेपी और बीजेपी का सहयोगी जो है, ये कोई किसी का बातों का अंदर में घुस जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी अभी नेहरू का बात, नरसिम्हा राव जी का किताब का बात बोल रहे थे, उनको पता नहीं है जो उनका जो फाउंडर है, उन्होंने कैसे इंग्रेज का पास माफी मांग के जेल से खुद बाहर आए थे। आज मैं ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं, बंगाल का जनता चाहता है नौकरी कहां होगा, इंडस्ट्री कैसे आएगा, एक इलेक्शन का विजनरी डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप, आने वाला दिन में बंगाल कौन कैसे बनाना चाहता है, ये तो बीजेपी नहीं बोल रहा है। क्यों? हिंदुस्तान में इंडस्ट्री तो उन्होंने खुद बेच रहा है, बेच नहीं, अभी वो लोग हिंदुस्तान, बंगाल तो बाहर का नहीं है, तो बाहर बंगाल हिंदुस्तान का बाहर नहीं होगा। तो आज हिंदुस्तान में बंगाल को आने वाला दिन में हम लोग इंडस्ट्री लेके आएगा, एजुकेशन हब करेगा, कैसे करेगा? आज तो मैं आप बता रहा हूं आपको, जे हिंदुस्तान का आज ये लोग बेचने का कोशिश कर रहा है। ममता जी भी बंगाल को बेचने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग एक थर्ड अल्टरनेटिव जनता का सामने दे रहा हूं। देखिए, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी तो अब नहीं रहे। एक सेकंड संदीप जी, मेरा एक सवाल आ रहा है ना, मेरा एक सवाल है, आप देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिन्होंने बंगाल की सारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी,
कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। अरे भाई, बंगाल के वित्त मंत्री तो मेरे साथ थे, वो तो कह रहे थे कि हमने कोरोना काल में 23 लाख रोजगार खड़े कर दिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो तो कह रहे हैं हमने कोरोना काल में भी 23 लाख रोजगार खड़े कर दिए। आप लोग चुनाव इस बात की लड़ना चाहते हैं कि हम रोजगार देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, जो बात शुभंकर सरकार बोल रहे हैं उस पर आपका कमेंट जल्दी से। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद हाँ बता लीजिए, चलिए पूरा कीजिए। एक मिनट एक बात बता दीजिए जल्दी से। ये जो जितेंद्र तिवारी जी का नाम लिया है, जितेंद्र तिवारी जी का जो नाम लिया है, उन्होंने बीजेपी में आए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई पार्टी में कोई जा सकता है। बट ये जितेंद्र तिवारी का विरोध में बाबुल सुप्रियो जी का था, इन्होंने गुंडागर्दी कर रहा है, इन्होंने कोयला बेच रहा है, इन्होंने गुंडागर्दी करके पंचायत में और पौरसभा में वोट नहीं डालने के लिए आदमी को पीटा है, मारा है, वो आज चला आया। आज गुंडागर्दी का बात आज संगीत रागी जी बोल रहा है, आज सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहा है, आज सावरकर का बात बताइए। तब हिंदुस्तान सुनेगा आपका बात। ठीक है सुधांशु, जवाब दीजिए कैसा घुस गया है। ठीक है सुधांशु, जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, हम पुरानी बातों में बहुत नहीं जाएंगे। आपने आरोप लगाया तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों के जमाने में नेहरू जी के ब्रिटिश वायसराय और उनके परिवार से कितने अंतरंग संबंध थे, कितनी दुश्मनी और कितनी मोहब्बत थी, हम लोगों को भी पता है। अब आते हैं वर्तमान के बंगाल में। सिंपल सी बात ये बताइए, चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव तय किए हैं। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर आरोप है भाजपा के लिए, तो 2016 में 7 चरणों में चुनाव था, तब तो भाजपा दावेदारी में नहीं थी। 2011 में 6 चरण का चुनाव। वहीं तमिलनाडु है, लगभग उतना ही बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा बंगाल में है, 39 लोकसभा, 39 लोकसभा तमिलनाडु में है, वहां 1 चरण में चुनाव है, यहां 8 चरण में चुनाव है। पहले भी 7 चरण में चुनाव हो चुका है। क्या इसके बाद भी आपको नहीं लगता है कि निष्पक्ष एजेंसियां, चुनाव आयोग पिछले 10 साल से यदि 6, 7 और 8 चरणों में चुनाव करवा रहा है, उसके बाद भी आपको दिख नहीं रहा है और आप कह रहे हैं हम देख लेंगे। मुझे रोहित जी बचपन की चीज याद आती है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका बड़ा पेट डायलॉग होता था, हमें देखना है हम देखेंगे। तो ये हम लोगों के बीच में एक मजाक का भी बात बनता था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, वो देखना है और देखेंगे कहते रहे। कौन बजाता है? आप कह रहे थे कि हम देख लेंगे और आप देखिएगा कि 2 मई के बाद आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपको क्या दिखाना है वह प्रदेश की जनता दिखा देगी। मैंने तो सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्टिव उदाहरण दिया है, इसके अतिरिक्त और मैंने आपको कोई उदाहरण नहीं दिया। और दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और लेफ्ट, हम 3 पार्टी वाले हैं मान्यवर, 3 विधायक वाली पार्टी, और टीएमसी लड़ाई हमसे मांग रही है। आप 3 में ना 13 में, और आपको एक तीसरा साझेदार ढूंढना पड़ रहा है। वो भी कौन, जिसके लिए आपके लोग कह रहे हैं कि ये आपकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मेरे विचार से आप गौर से सोचिए, आपने नेहरू का नाम लिया, कहां थे और कहां पहुंच गए, कहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी आप हमारे ही खिलाफ सब कुछ करते रहे और उसके बाद हकीकत में जो होता रहा वो सब कुछ उसका उल्टा होता रहा। एक लाइन बस और कह दूं रोहित जी कि आपके साथ जानते क्या स्थिति है कि मरीजे सेकुलरे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अब आप खुद सोचिए क्या मर्ज था और आप क्या दवा करते रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दवा तो जनता करेगी, अब जनता के हाथ में है। 2 मई को तय हो जाएगा कि क्या करना है और उसका फैसला जनता ने करना है। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट से पार्टी के नेता आपा खो रहे? आपके जो जवाब हमें मिले, 84% लोगों ने कहा हां, जबकि 16% लोगों को ऐसा नहीं लगता।